हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का 22वां लेक्चर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने इसके स्टार्टिंग के 21 वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज का वीडियो देखने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन 21 वीडियोस को पहले देखिएगा, उसी के बाद आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आएगा। तो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट पे टेम्परेचर की क्या डिपेंडेंसी होगी, वो आप इस लेक्चर के बाद अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चा? तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है बेटा दैट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर एक्सिलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? बेटा जी, इसका मतलब यह है कि हमारी मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, उनका जो रेट है ना, उनका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे? अगर उस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे। समझ पा रहे हो बेटा? देखो, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर एक्सिलरेटेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे कि जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाया, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट है ना, वो भी क्या होगा बेटा? मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा? तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर एक्सिलरेटेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो भी क्या होगा? मेरा बढ़ता चला जाएगा। चलो, बिल्कुल सही बात। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। एक एग्जांपल दे रखा है, दैट इज डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। ठीक है, यानी मेरा N2O5 का डीकंपोजिशन हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो देखो आगे का लाइन क्या कहती है, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मटेरियल टू डीकंपोज इज। तो मान लो बेटा, N2O5 का जो मैंने इनिशियल अमाउंट ले रखा है, मेरा जो इनिशियल अमाउंट ले रखा है बेटा, इनिशियल अमाउंट वो ले रखा है बेटा मैंने एक्स ग्राम मान लो। ठीक है बेटा? तो ये क्या कह रहा है, दैट टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। यानी अब ये रिएक्शन मान लो टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे थी, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तो टी इक्वल टू कैपिटल टी सेकेंड पे जो इसका फाइनल अमाउंट था ना, फाइनल अमाउंट हो चुका है बेटा x/2 ग्राम। x/2 ग्राम। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो? अब मान लो कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे उसका वेट कितना था? x ग्राम, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। t इक्वल टू कैपिटल टी सेकेंड पे उसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? x/2 ग्राम। अब ये जो चीज हुई है ना, कैसे कि जो उसका ओरिजिनल अमाउंट से हाफ आने का कॉन्सेंट्रेशन, ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग टाइम में कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने टेम्परेचर रख दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो इनिशियल अमाउंट था x, और इसका फाइनल अमाउंट कितना हो गया? x/2। तो यहां से x से x/2 आने में इसको टाइम लगेगा 12 मिनट, अगर मेरा टेम्परेचर कितना है बेटा? 50 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर मेरा टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको x से x/2 आने में टाइम लगेगा बेटा 5 घंटे। देख पा रहे हो बेटा? देख पा रहे हो बच्चे कि x से x/2 आने में अगर मेरा टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो उसको टाइम कितना लगा? 12 मिनट। बिल्कुल सही बात। अब अगर मैंने टेम्परेचर रख दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो x से x/2 आने में मुझे टाइम कितना लगा? 5 आवर। बिल्कुल सही बात। मान लो मैंने टेम्परेचर रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे x से x/2 आने में टाइम कितना लग रहा है? 10 दिन। क्या बात कर रहे हो सर? अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो आपको 10 दिन लगेंगे उस अमाउंट का हाफ बनाने में। बिल्कुल सही बात बेटा। ये सारे के सारे जो डेटा हैं वो है बेटा एक्सपेरिमेंटल, ये ऑलरेडी प्रूफ करे जा चुके हैं। तो आप देख रहे हो बेटा कि जो मेरा टेम्परेचर है, मेरा टेम्परेचर
इस रिएक्शन के रेट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस पे 12 मिनट लगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे मुझे 5 घंटे लगे और 0 डिग्री सेल्सियस पे मुझे 10 घंटे लगे। तो समझ पा रहे हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर चेंज करने पे किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है बेटा। क्लियर? क्लियर हुई यहां तक बात? चलो आगे बढ़े बेटा। अब देखो अगला पॉइंट, देखो क्या कह रहा है। इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन ए है और केमिकल रिएक्शन बी है। बिल्कुल सही बात। इस केमिकल रिएक्शन का रेट मेरा R1 है और इस केमिकल रिएक्शन का रेट है मेरा R2। बिल्कुल सही बात। अब वो कह रहा है कि ए और बी क्या है बेटा, लिख लेना बच्चे, यहां पे ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शंस आपकी हो रही हैं, ठीक है बेटा। और बी भी क्या है मेरा, बी भी मेरा क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन ए का रेट क्या है R1, केमिकल रिएक्शन बी का रेट क्या है R2। ठीक है बेटा। केमिकल रिएक्शन ए का टेम्परेचर है मान लो T1, केमिकल रिएक्शन ए का टेम्परेचर T1। वो कह रहा है जैसे ही मैंने किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाया, यानी T1 प्लस 10 डिग्री मैंने यहां पे कर दिया। यहां पे मान लो इसका टेम्परेचर था डिग्री सेल्सियस में और यहां पे इसका मैंने 10 डिग्री बढ़ा दिया और यहां पे लिख दो डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैंने किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दिया तो मेरे जो केमिकल रिएक्शन का रेट है ना वो डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे R1 था तो यहां पे मेरा R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ R1। क्या बात है सर, बिल्कुल। और ये भी चीज क्या है बेटा आपकी एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि मान लो किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर आपने टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दिया, 10 डिग्री से बढ़ा दिया तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, ओरिजिनल का डबल हो जाएगा। ओरिजिनल का क्या होगा बेटा, डबल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं एक पर्टिकुलर टर्म से जिसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहता है बेटा कि किसी भी टेम्परेचर पे जो आपका रेट कांस्टेंट होगा, किसी भी टेम्परेचर पे जो आपका रेट कांस्टेंट होगा, जैसे इस टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे उस केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी क्या होगा बेटा, डबल हो जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख सकते हैं बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट किस पे, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट किस पे, T डिग्री सेल्सियस पे। यानी T डिग्री सेल्सियस पे आपका कोई रेट कांस्टेंट दे रखा है और T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे आपका एक दूसरा रेट कांस्टेंट दे रखा है। तो इन जब दोनों का आप रेशियो लोगे, आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है ना बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है बेटा 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच लाई करती है बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू। अब आप कहोगे सर यहां पे तो आप हमें रेट के बारे में बता रहे थे बट यहां पे जो दे रखा है रेट कांस्टेंट। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, रेट, क्या रेट किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के? आप कहोगे बिल्कुल सही बात। तो बच्चे अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है या रेट अफेक्ट हो रहा है तो क्या उस केमिकल रिएक्शन का मेरा रेट कांस्टेंट भी अफेक्ट होगा? आप कहोगे बिल्कुल सही बात। तो बच्चे या तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कह लो या किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ले लो, बात एक ही होगी बेटा कि जैसे जैसे अगर हमने टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाया तो जो उसका रेट कांस्टेंट होगा या फिर रेट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, नियरली डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन, एक बार फिर से समझ लेते हैं बेटा इस चीज को। केमिकल रिएक्शन ए है, ठीक है, यहां पे T डिग्री सेल्सियस पे इसका रेट कांस्टेंट है K। बिल्कुल सही बात। जैसे ही
मैंने इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दिया, इसका जो रेट कांस्टेंट था ना वो क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा, यानी 2K हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यहां पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं वो कितना होता है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं वो होता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करें तो वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 25 प्लस 10 विल गिव यू 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बच्चा? ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए किसी भी T डिग्री सेल्सियस पे जो रेट कांस्टेंट दिया होता है वो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है अगर उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दो। चलो बेटा आगे देखते हैं बच्चे। इसी चीज को यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे अफेक्ट होता है टेम्परेचर को चेंज करने से, इसी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू। आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है बेटा मेरा, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, A इंटू ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। अब आप कहोगे कि सर यहां पे इन के ए ई ए और आर टी का मतलब क्या है बेटा, तो धीरे धीरे करके समझते हैं। यहां पे जो के दे रखा है, के होता है मेरा किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात। अब यहां पे जो ए है बेटा वो क्या होता है, आर्हेनियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, क्योंकि अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकाले जा चुके हैं। बिल्कुल सही बात। ई ए का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, जूल्स पर मोल। बिल्कुल सही बात। आर क्या होता है बेटा, आर होता है मेरा गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है बेटा 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ठीक है बेटा। और यही चीज अगर मुझे किलो जूल्स में लिखनी होगी तो इसको डिवाइड कर दूंगा बेटा किससे, 1000 से। तो ये जो मेरी वैल्यू होगी ये किस में आ जाएगी बेटा, किलो जूल्स में आ जाएगी। अब यहां पे जो टी दे रखा है, टी का मतलब क्या है बेटा, टेम्परेचर, और उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी बेटा केल्विन। ये बात क्लियर हुई बेटा। तो इस इक्वेशन को किस नाम से जाना जाता है, आर्हेनियस इक्वेशन। यहां पे ई का मतलब क्या है बेटा, ई मेरा यहां पे एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब है बेटा मेरा यहां पे एक्सपोनेंशियल। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा यहां पे एक मुझे केमिकल रिएक्शन दे रखी है, यहां पे हाइड्रोजन जो गैस है वो कंबाइन कर रही है आयोडीन गैस के साथ और मुझे बना के दे रही है हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी मेरे पास है बेटा यहां पे H2 गैस रिएक्टिंग विथ I2 गैस, और ये मुझे क्या बना के दे रहे हैं, ये मुझे बना के दे रहे हैं ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। बिल्कुल सही बात। अब इस रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। यहां पे आप H2 को कैसे बना सकते हैं, H2 को आप बना सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H। बिल्कुल सही बात। आप यहां पे I2 को कैसे बना सकते हैं, I2 को बना सकते हैं आप I सिंगल बॉन्ड I। ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो फाइनल प्रोडक्ट मुझे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। मुझे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, यही मिल रहा है बेटा। अब ये कैसे बना होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, देखो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए आपको सबसे पहले H सिंगल बॉन्ड H को तोड़ना होगा, उसके बाद आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन को तोड़ना होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। उसके बाद एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन एटम का क्या करवाना होगा, कोलिजन, यानी कि उनको आपस में टकराना पड़ेगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। उसी तरीके से दूसरे हाइड्रोजन एटम और दूसरे आयोडीन एटम का क्या करवाना पड़ेगा बेटा, कोलिजन। मान लो मेरे पास यहां पे एक हाइड्रोजन का एटम है और यहां पे मेरे पास एक आयोडीन का एटम है। अब जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तभी तो बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, हाँ या ना।
ये मेरा हाइड्रोजन और ये मेरा आयोडीन। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तभी तो HI में कन्वर्ट होंगे, हाँ या ना बेटा। और ये वाला रीजन कौन सा होता है बेटा? ये वाला रीजन होता है मेरा ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड मेरा कब बना? जब मेरा हाइड्रोजन और आयोडीन एटम का क्या हुआ बेटा? कॉलिजन हुआ। लेकिन आप कहोगे सर क्या कॉलिजन सिर्फ इसी तरीके से पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम ऐसे प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन का एटम इस तरीके से प्रेजेंट है, एक आयोडीन का एटम ऐसे प्रेजेंट है और एक आयोडीन का एटम इस तरीके से प्रेजेंट है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात, ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये वाला आयोडीन एटम आपस में कोलाइड कर सकते हैं, पर लेकिन इस हाइड्रोजन एटम और इस हाइड्रोजन एटम का क्या होगा बेटा? क्या ये दोनों आपस में कोलिजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कॉलिजन की भी वैरायटीज होती है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, यानी कि मेरे पास जो ये प्रोडक्ट बना, मेरे पास जो ये प्रोडक्ट बना, ये किस कॉलिजन का रिजल्ट होगा? ये होगा बेटा इफेक्टिव कॉलिजन का रिजल्ट। अगर मेरे पास दो एटम के बीच में इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है, इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब बेटा हेड ऑन, परफेक्ट हेड ऑन कॉलिजन, तो ही आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपके पास इम्प्रॉपर कॉलिजन हो रहा है, जैसे कि इस हाइड्रोजन और इस आयोडीन एटम के बीच में, तब उस केस में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हाँ या ना? ये बात क्लियर होती है? ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देखो, इन ऑर्डर टू फॉर्म HI देयर शुड बी अ कॉलिजन इन बिटवीन रिएक्टेंट। बिल्कुल सही बात, अगर हमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना है तो मेरे जो रिएक्टेंट है उनके बीच में कॉलिजन होना चाहिए। लेकिन क्या सारे कॉलिजन इफेक्टिव होते हैं? नो, नो एट ऑल, सारे कॉलिजन मेरे इफेक्टिव नहीं होते। आप कहोगे कैसे? अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया आपको इतने सारे एग्जांपल के साथ। अब देखो बेटा, कॉलिजन भी मेरे दो तरीके होते हैं। सबसे पहले मेरे पास होता है इम्प्रॉपर कॉलिजन और दूसरा होता है मेरा इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन को हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम होता है बेटा हेड ऑन कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जैसे मैं यहां पे बात कर रहा था ना बेटा, ये वाला डायग्राम देखो, यहां पे मेरे पास इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा? हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना। दूसरा देखो, इम्प्रॉपर कॉलिजन, इम्प्रॉपर कॉलिजन में मुझे प्रोडक्ट नहीं मिलता, जैसे कि इस हाइड्रोजन एटम और इस आयोडीन एटम के बीच में हो रहा है, उसको आप क्या बोलते हो बेटा? इम्प्रॉपर कॉलिजन। तो इम्प्रॉपर कॉलिजन का मतलब जहां पे आपको प्रोडक्ट ना मिले। प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वहां पे परफेक्ट कॉलिजन नहीं हो रहा। प्रोडक्ट आपको एक ही केस में मिलेगा जब आपका कॉलिजन क्या होगा बेटा? इफेक्टिव होगा, दो एटम्स आपस में टकराएंगे, किस वे में? हेड ऑन कॉलिजन में। क्लियर बेटा? आगे बढ़े, आगे देखो बेटा, K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा? आरएनएस इक्वेशन। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब बेटा देखना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया? ln ले लिया। तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वो क्या हो जाएगा? ln K, और राइट हैंड साइड वाला क्या हो जाएगा मेरा? वो हो जाएगा मेरा ln ब्रैकेट में A इंटू ई की पावर माइनस EA डिवाइडेड बाय RT। यही होगा बच्चे, और यहां पे होगा आपका ln K इज इक्वल टू, और आपके पास ये वाला टर्म देखने को मिलेगा, हाँ या ना बेटा? अब मुझे बताओ बेटा, अगर मेरे पास लिखा हुआ है ln A इंटू बी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। इसको लिख सकता हूं मैं ln A प्लस ln B, हाँ या ना बेटा? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है। अगर इस पूरे टर्म को, इसको मैं स्मॉल a मान लूं और अगले वाले पूरे टर्म को मैं स्मॉल b मान लूं, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ ln A इंटू बी, हाँ या ना?
तो इसको एक्सपेंड करूंगा, क्या लिखूंगा, ln a प्लस ln b। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, और यहां पे क्या आ रहा है बेटा मेरा ln k। तो इसको आगे सॉल्व करो, ln k इज इक्वल टू, अब स्मॉल ए की जगह क्या लिखो बेटा, कैपिटल ए प्लस ln b। और ln b क्या था मेरा, एक्सपोनेंशियल की पावर, अच्छा यहां पे माइनस साइन भी होगा बेटा, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी। यहां तक बात क्लियर हुई बेटा, यहां तक बात क्लियर हुई बच्चे। अब देखो बेटा, ये अगर प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो, अगर लॉग की, ln क्या होता है बेटा, log टू द बेस ई बेटा, हाँ है ना। अब मुझे बताओ, अगर आपको ln की कोई प्रॉपर्टी याद होगी, दैट इज ln e टू द पावर माइनस ए, तो इसको कैसे लिख सकते थे बेटा, इसको लिख सकते थे माइनस ए ln e। ये वाली जो पावर होती है ना बेटा, ये आपकी कोफिशिएंट में आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका इस तरीके से लिखा हुआ है ln x टू दी पावर माइनस बी, तो देखो ये पावर वाली जो है ना, ये क्या बन जाएगा बेटा, कोफिशिएंट बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी ln x। अब देखो यहां पे पावर में क्या आ रहा है बेटा, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी। तो इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा मैं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी ln e। ये बात क्लियर हुई बेटा। अब मुझे बताओ, ln e को, ln e को क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, log e टू द बेस e। क्योंकि ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब होता है बेटा log टू द बेस e। हाँ या ना बच्चे। तो अगर मेरे पास ln e लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है log e टू द बेस e। और log e टू द बेस e की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। यानी आप इस पूरे एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको लिख सकते हो बेटा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी। देखो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा मेरे सारे बच्चों को, बताओ बच्चा, यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो आगे देखते हैं बेटा, अब हम इस ln को log में कन्वर्ट करेंगे। अब इस ln को हम log में कन्वर्ट करेंगे और इसके रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बेटा। ध्यान से देखना बेटा, मुझे बताओ ln को हम कैसे लिख सकते हैं, ln को लिख सकते हैं बेटा log टू द बेस e। यानी आप यहां पे ln को log टू द बेस e में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका लिखा हुआ है बेटा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। और मुझे ये वाला रिलेशन पता है, दैट ln इज इक्वल टू log टू द बेस e। यानी इस ln को क्या लिख सकता हूं, log k टू द बेस e। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। उसके बाद इस ln को क्या लिख सकता हूं, log a टू द बेस e माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी। तो ये भी एक इक्वेशन आपकी डिराइव हो चुकी है बेटा। ये बात क्लियर बच्चे। मान लो मुझे ln को डायरेक्टली log में कन्वर्ट करना हो, तो मुझे पता है बेटा, अगर आपको ln को log में कन्वर्ट करना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है ln इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10। ठीक है बेटा, तो ये वाली इक्वेशन, इसको मान लो 1। अब इस इक्वेशन को मुझे log के टर्म्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। इस ln को मैं लिखूंगा 2.303 log ऑफ k टू द बेस 10। कैसे लिखा, क्योंकि ln की वैल्यू होती है मेरा 2.303 log टू द बेस 10। क्लियर बात। अब इस ln a को कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, 2.303 log a
टू द बेस 10 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी। ये बात क्लियर हुई बेटा? ये बात क्लियर हुई? अब देखो LHS और RHS को डिवाइड कर दो किससे? 2.303 से। LHS और RHS को डिवाइड कर दो 2.303 से और यहां पे वैल्यू लिख दो 2.303। तो देखो 2.303 से 2.303 कटा, यहां पे भी ये वैल्यू कट जाएगी और फाइनली आपकी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? log k टू द बेस 10 is equal to log a to the base 10 minus of activation energy divided by 2.303 into RT। क्या ये बात क्लियर होती है बेटा? आगे बढ़े बच्चे। अब देखो, अब मान लो मेरे पास एक ऐसा केस दे रखा है जहां पे आपके पास दो टेम्परेचर मेंशन, आपके पास क्या हो बेटा? दो टेम्परेचर मेंशन हो। उससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा वाला बेटा? आपको फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा बेटा? ये वाला। देखो फॉर्मूला लिख लेते बेटा पहले। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है आपको? आपको याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट ln k इज इक्वल टू ln a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको आप लॉग की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने आपको रिलेशन बता दिया है, कैसे कन्वर्ट करना है वो आपकी मर्जी है। अब देखो बेटा, मेरे पास एक ऐसा केस आ चुका है जब मेरे पास दो टेम्परेचर है, दैट इज T1 और T2। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, अगर इनके टेम्परेचर अलग अलग हैं तो क्या इनके रेट कांस्टेंट भी अलग होंगे? हाँ या ना? अभी हम बात कर रहे थे ना बेटा कि जैसे ही हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं हमारा रेट कांस्टेंट क्या होता है? जस्ट डबल हो जाता है। तो अगर मेरे पास टेम्परेचर T1 है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट क्या मैं K1 बोल सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अगर मेरे पास टेम्परेचर T2 है तो क्या उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट मैं K2 बोल सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब मैंने एक कंडीशन ले ली, दैट इज T2 इज ग्रेटर देन T1। मैंने मान लिया, आप T1 ग्रेटर देन T2 भी ले सकते हो। अगर मुझे बताओ T2 इज ग्रेटर देन T1, दैट इज टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 1, तो क्या रेट कांस्टेंट 2 रेट कांस्टेंट 1 से बड़ा होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की डिपेंडेंसी, डायरेक्ट डिपेंडेंसी किस पे होती है? रेट कांस्टेंट पे। यही तो पढ़ा था हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में कि जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ा दिया, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, रेट है, वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी जैसे अगर T2 बड़ा होगा T1 के कंपैरिजन में, उसी तरीके से मेरा K2 भी क्या होगा? K1 से बड़ा होगा। तो इस वाली इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन 1, एक बार आप लोग T1 K1 के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार T2 K2 के लिए सॉल्व करोगे। तो एक बार जरा T की जगह T1 रिप्लेस करो और K की जगह K1 रिप्लेस करो और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं बेटा, ln K1, आपने K की जगह K1 से रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू ln A, ln A एज इट इज रहेगा, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय R। अब K1 लिया है तो K1 का कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा? T1। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब सॉल्व करते हैं T2 और K2 के लिए। तो K की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे? आप रिप्लेस करोगे K2 इज इक्वल टू ln A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय R, और टेम्परेचर की जगह क्या आएगा बेटा यहां पे? T2। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब ध्यान से देखना बेटा, अब मैंने आपसे बोला अब आपको करना है 3 माइनस 2। जैसे ही आप 3 माइनस 2 करोगे, अब मुझे बताओ आपको कैसे कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखना बेटा, LHS वाले पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और RHS वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे लिख सकता हूं, जैसे ही आपने 3 माइनस 2 किया तो आप लिख सकते हो ln K2 माइनस ln K1। ये हो गया आपका LHS वाला पार्ट। अब RHS वाले पार्ट को देखना बेटा, ln A से ln A कट जाएगा मेरा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब देखो, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड RT2 माइनस ऑफ, ये वाला साइन भी क्या है? माइनस। यहां पे लिखो माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय RT1। अब मुझे बताओ, लॉ की एक प्रॉपर्टी होती है ln A माइनस ln B
इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln a डिवाइडेड बाय b। आप कहोगे बिल्कुल सही बात, यानी इस टर्म को कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ln k2 बाय k1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, ये जो माइनस माइनस है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप लोग लिखोगे इसकी वैल्यू बेटा एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर T1। मैंने पॉजिटिव वाला साइन पहले ले लिया, अब नेगेटिव वाला आएगा माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर T2। क्लियर हुई बात बेटा। अब देखना आरएचएस वाले टर्म से क्या मैं एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या मिलेगा मुझे 1/T1 माइनस 1/T2, यही मिलेगा बेटा। और इस तरफ क्या मिलेगा मुझे ln ब्रैकेट में k2/k1, यही मिलेगा बेटा। अब इसके आगे देखो, आगे कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो यहां पे इसको सॉल्व करके देख ही लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना बेटा, इसको आगे हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को, यहां तक समझ में आया होगा बेटा। आगे देखो, ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास क्या वैल्यू होगी ln k2/k1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। अब देखना बेटा 1/T1 माइनस 1/T2, मैंने एलसीएम लिया बेटा किसका, T1 और T2 का। जैसे ही T1 T2 का एलसीएम लिया, न्यूमरेटर में मुझे क्या मिलेगा T2 माइनस T1, यही बात मिलेगी। अब मुझे बताओ यही इक्वेशन, यही वाली इक्वेशन मुझे लॉग के टर्म्स में लिखी हो, और मुझे पता है दैट ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10। हाँ है ना बेटा, यही बात है बेटा। तो यही वाली वैल्यू उठा के क्या मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। अब देखो यहां पे ln की जगह क्या आ जाएगा 2.303 लॉग ऑफ k2/k1 to the base 10 is equal to एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा आपको T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। ये बात क्लियर है बेटा। अब इस वाले टर्म को दैट इज 2.303 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे ये कहां मिलेगा बेटा, बता सकते हो मुझे ये कहां मिलेगा बच्चा। देखो मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, और वो 2.303 मुझे कहां मिल जाएगा बेटा, यहां मिल जाएगा। फाइनली आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा। अगर आपके पास दो टेम्परेचर है, दो रेट कांस्टेंट है, तो आप लोग बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, या तो ln में सॉल्व कर लो या लॉग में, इट्स कंप्लीटली टोटली अप टू यू, विच एवर फॉर्मूला यू वांट टू यूज बेटा। क्लियर बेटा। आगे देखें, अब कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं बेटा। log k टू द बेस 10 वर्सेस 1/t में। अब बेटा सबसे पहले तो इक्वेशन देखते हैं बेटा, इक्वेशन कौन सी होगी, बैक करते हैं बेटा। log k टू द बेस 10, आपके पास इक्वेशन होगी बेटा ये वाली, ध्यान से देखो बेटा, आपके पास इक्वेशन होगी ये वाली, log k टू द बेस 10 इज इक्वल टू log a टू द बेस 10 माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू RT। तो यहां पे y एक्सिस में क्या प्लॉट करा है बेटा, आपका log k टू द बेस 10, और y एक्सिस में बेटा 1/t। तो इसका स्लोप अगर देखोगे ध्यान से, तो आपका स्लोप क्या है बेटा, इसका इसका स्लोप आया बच्चे नेगेटिव। अरे हाँ या ना बेटा, इसका स्लोप क्या है नेगेटिव। तो इसका स्लोप और इसका इंटरसेप्ट देखो बेटा, इंटरसेप्ट आपको मिलेगा log a टू द बेस 10। अरे यही चीज तो है बेटा, नहीं समझ में आया। देखो आपकी इक्वेशन क्या है बेटा, log k टू द बेस 10, बिल्कुल सही बात, इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस 10 माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर इंटू टी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात।
अब देखो बेटा, इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहां पे y एक्सिस पे क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, y एक्सिस पे आ रहा है मेरा log k टू द बेस 10, यानी y एक्सिस पे आपका आ रहा है log k टू द बेस 10। x एक्सिस पे क्या आ रहा है, कंपेयर करोगे x एक्सिस पे आ रहा है यानी 1/t। अब इस वाली इक्वेशन में देखो 1/t कहां आ रहा है बेटा, ये आपका 1/t मिला। कंपेयर करो ना बेटा, mx इज इक्वल टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर और इंटू टी। तो ध्यान से देखो 1/t का रहा है, ये मेरा 1/t मिल रहा है। तो ये 1/t तो क्या है मेरा एक्स एक्सिस, बाकी का पूरा रिमेनिंग क्या है मेरा स्लोप, यानी m की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू मेरी नेगेटिव आई। और अगर नेगेटिव आती है तो मेरा ग्राफ कैसे बनता है बेटा, कुछ इस तरीके से। याद करो हम ग्राफ निकालना ऑलरेडी सीख रखे हैं बेटा, क्लियर है बेटा। अब देखो अगला ग्राफ देखो, ln k वर्सेस 1/t। ln k का फॉर्मूला देखो, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय RT। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब देखना बेटा, इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से। तो y एक्सिस पे आपको क्या मिला, ln k, बिल्कुल सही बात। x एक्सिस पे क्या है 1/t। अब 1/t देखो यहां पे क्या आ रहा है 1/t। कंपेयर करो, यहां पे स्लोप क्या मिलेगा आपको, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। तो इस केस में भी स्लोप क्या रहा है आपका, नेगेटिव। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से, क्लियर बेटा। तीसरा वाला ग्राफ इज ओनली फॉर द आईआईटी जेईई पीपल, दैट इज k इज इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो यहां पूछा गया है k और t में ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, तो ये ग्राफ आपको याद रख लेना, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग बेटा। क्लियर बच्चे, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। अब एक न्यूमेरिकल देख रहे थे, द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है दैट k इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 28,000 k डिवाइडेड बाई टी। और पूछा है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। चलो बिल्कुल सही बात। अगर आपको आरएनएस इक्वेशन पता होगी तो क्या कहता है बेटा, k इज इक्वल टू a इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आरटी। बिल्कुल सही बात। अब इनका जो ये एक्सपोनेंशियल की पावर है, इसको जरा कंपेयर करो, देखो इसको जरा आप कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद क्या आएगा, देखो माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आरटी किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना बेटा, माइनस 28,000 के डिवाइडेड बाय टी। ये बात क्लियर है बेटा। अब यहां से क्या कर सकते हो बेटा, टी से टी काट दो, बिल्कुल सही बात। अब नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगा, 28,000 के इंटू आर। आर क्या है मेरा, आर है मेरा यहाँ पे गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 28,000 के इंटू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे केल्विन से केल्विन कट जाएगा बेटा, और इसको जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको निकल के आएगी 232,792 जूल पर मोल। और अगर इस पूरी टर्म को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी किलो जूल में। तो 232.792 किलो जूल पर मोल इज योर आंसर। क्लियर बेटा। तो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।